शादी का जोड़ा मेरे कंधों पर भारी महसूस हो रहा था। मुझे याद है, उस सुबह मैं आईने में खुद को देख रही थी और उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो शांत दिख रही थी, यहाँ तक कि सुंदर भी, लेकिन मैं जानती थी कि उस मेकअप के पीछे एक खामोश तूफान था। मैं 20 साल की थी और मैं एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही थी जिसे मैं मुश्किल से जानती थी। मेरे आसपास के सभी लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उसका परिवार अमीर और सम्मानित है, वो मेरा ख्याल रखेगा। मैं मुस्कुराई और कहा शुक्रिया, लेकिन अपने दिल में मैं खुद को छोटा और लाचार महसूस कर रही थी। मेरे परिवार में बेटियां चुनाव नहीं करती थीं। बचपन से ही मैंने सीखा था कि आज्ञाकारी होना ही प्यार है। एक अच्छी बेटी सबकी सुनती है, एक अच्छी बेटी सहमत होती है। इसलिए जब मेरे पिता ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने खुद से कहा कि ये सामान्य है, शादी के बाद खुशियाँ आ जाएंगी। मैं इस बात पर विश्वास करना चाहती थी कि शादी के बाद प्यार वैसे ही बढ़ सकता है जैसे लोग कहते हैं। शादी खूबसूरत थी, हर तरफ फूल, संगीत, हंसते और तालियां बजाते मेहमान। मैंने तस्वीरों के लिए मुस्कुराया, अपने पति का हाथ थामा और अपनी भूमिका निभाई। सबको लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूँ जो किसी और की जिंदगी देख रही हूँ। उस रात जब लाइटें बंद हुईं तो मैं छत को घूरती रही और सोचती रही कि मैंने क्या किया है। शुरुआती कुछ महीने खामोश रहे। मेरे पति विनम्र थे, लेकिन दूर दूर रहते थे। वो देर तक काम करते थे और ज़्यादातर शामें अपने फ़ोन या लैपटॉप पर बिताते थे। जब वो बोलते भी थे तो व्यवहारिक चीज़ों, पैसों, बिजनेस और यात्रा के बारे में। मैंने उन्हें खुश करने की, दयालु बनने की, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़रें मुझ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। कभी कभी वो मेरे जन्मदिन या मेरी पसंद की चीज़ों जैसी छोटी बातें भी भूल जाते थे। मैंने खुद को समझाया कि वो व्यस्त हैं, कि पुरुष अलग तरह से प्यार जताते हैं, लेकिन हर रात मैं खुद को और अधिक अदृश्य महसूस करने लगी। एक शाम वार्डरोब व्यवस्थित करते समय मुझे उनके दराज में एक छोटा लिफाफा मिला। अंदर एक दस्तावेज था जिसे मैं पहले समझ नहीं पाई। ये हमारा मैरिज अग्रीमेंट यानी शादी का अनुबंध था। ये कानूनी शर्तों में लिखा गया एक कॉन्ट्रैक्ट लग रहा था जिसमें हस्ताक्षर और तारीखें थीं। वहाँ एक लाइन थी जिसमें लिखा था कि शादी न्यूनतम 1 वर्ष तक चलेगी, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन शब्दों को बार बार पढ़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी प्यार या परिवार पर नहीं टिकी थी, ये एक सौदा था। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी सांस लेने की कोशिश करती रही। वो उस रात देर से घर आए। मैं उनसे पूछना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। मैं छोटा और कमज़ोर महसूस कर रही थी। मैं ये दिखावा करते हुए सो गई कि सब कुछ ठीक है। अगली सुबह मैंने मेज़ के दूसरी तरफ उनकी ओर देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वही वो पल था जब मैंने फैसला किया कि जब तक मुझे समझ ना आए कि क्या करना है, मैं खामोशी से जीऊंगी। दिन हफ्तों में बदल गए। मैंने सन्नाटे को भरने के लिए फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। मुझे बचपन से ही कला से प्यार था। रंग हमेशा मुझसे उन तरीकों से बात करते थे जैसे लोग नहीं कर सकते थे। जब मैं पेंट करती थी तो मुझे आज़ादी महसूस होती थी, जैसे बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही न हो। मेरे पति ने कभी मेरी पेंटिंग्स पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वो उन्हें उलझन भरी नज़रों से देखते थे, जैसे वे बेकार हों, लेकिन मैं नहीं रुकी। वे मेरे सांस लेने का एक गुप्त जरिया थे। बदलाव और हादसा। एक शाम उन्होंने मुझे बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या मैं चलना चाहती हूँ, उन्होंने बस इतना कहा कि बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको। मैंने एक अच्छी पत्नी की तरह फिर से सिर हिला दिया। वो अगली सुबह चले गए। पहली बार मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, राहत। घर शांत था, लेकिन अब ये मेरी खामोशी थी। मैंने घंटों पेंटिंग की, अपना पसंदीदा खाना बनाया, धीमा संगीत सुना। अपनी शादी के बाद पहली बार मुझे दिखावा नहीं करना पड़ा। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। 3 महीने बाद वो वापस आए। मैंने तब उनका एक और पहलू देखा, ठंडा, गुस्सैल और अधीर। जब मैं सवाल पूछती तो वो चिल्लाते, वो बात नहीं करना चाहते थे। एक रात बहस के बाद उन्होंने तीखी नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा, भूलना मत, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। वे शब्द मुझे चाकू की तरह लगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दूसरे कमरे में चली गई और खिड़की के पास बैठ गई। मैं सुबह तक वहीं बैठी रही, आसमान का रंग बदलते देखते हुए। उस रात मेरे अंदर कुछ खामोशी से टूट गया। अगले हफ्ते मेरे पिता मिलने आए। उन्होंने प्यार से बात की, पूछा कि क्या सब ठीक है। मैं उन्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। मेरे परिवार ने मुझे इस आदमी को सौंपा था। अगर मैं उन्हें सच बताती तो ये उनके लिए शर्म की बात होती। इसलिए मैं मुस्कुराई और कहा कि मैं खुश हूँ। जब वो चले गए तो मैं काफ़ी देर तक रोई। मैं कर्तव्य और दर्द के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी। फिर एक बरसाती शाम सब कुछ बदल गया। मैं और मेरा पति उसके दोस्त की शादी से लौट रहे थे। सड़क गीली और अंधेरी थी। वो तेज गाड़ी चला रहे थे और फोन पर बात कर रहे थे। मैंने उनसे धीरे चलने को कहा, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कुछ मिनट बाद कार सड़क पर फिसल गई और डिवाइडर से जा टकराई। दुनिया उलट पुलट हो गई।
मुझे याद है हवा में उड़ते कांच के टुकड़े, मेटल के मुड़ने की आवाज़ और मेरा कांपता हुआ शरीर। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ दर्द कर रहा था। धुएं और ईंधन की गंध मेरी नाक में भर गई। मेरा पति टूटी हुई खिड़की से रेंग कर बाहर निकल गया। मैंने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो मदद लेने के लिए भागा। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी पीठ में दर्द गहरा और तेज था। आसपास के घरों से लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझे सावधानी से बाहर निकाला, लेकिन हर हलचल आग जैसी महसूस हो रही थी। सब कुछ अंधेरा होने से पहले मैंने किसी को एम्बुलेंस के लिए चिल्लाते हुए सुना। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था। मेरा हाथ टूटा हुआ था। हर सांस के साथ पसलियों में दर्द हो रहा था और मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही थी। मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि मेरा पति कोने में बैठा है। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो रोज की तरह काम पर चला गया। मैं छत की ओर देखते हुए वहीं लेटी रही और सोचती रही कि क्या ये झूठ बोलने की मेरी सजा है। दिन हफ्तों में बदल गए। डॉक्टर आते जाते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि वो जल्द ही थेरेपी शुरू करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। मैंने सुना और सिर हिला दिया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मेरा शरीर चाहे कितना भी टूट जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। उस रात मैंने छत की ओर देखा और खुद से एक वादा किया, मैं अपने लिए जीऊंगी, किसी और के लिए नहीं। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे शुरुआत करनी है। अगली सुबह मैंने व्हीलचेयर मांगी। जब वे इसे लाए तो मैंने इसके ठंडे हैंडल को छुआ और एक गहरी सांस ली। पहले तो ये अजीब लगा, जैसे किसी पिंजरे में बैठी हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी आज़ादी भी है। मैं फिर से चल फिर सकती हूँ, भले ही धीरे धीरे। मैंने खुद को खिड़की तक पहुँचाया और फर्श पर पड़ रही सूरज की रोशनी को देखा। वो गर्म और जीवंत लग रही थी। मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये मेरी नई शुरुआत है।